3 तरीके जिससे एक मिडिल क्लास इंसान आज के समय पे इंडिया में रह के वेल्दी हो सकता है। तो मिडिल क्लास लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास का जो गैप है ना, 100 रुपीज आ रहे हैं, इसको अब मेरे को इस 100 को मैंने म्यूचुअल फंड के लिए रखा है। हाउ वुड यू डिवाइड दिस 100 रुपीज? किस एज में आपको ये रियलाइज़ होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड्स में करनी चाहिए, मतलब इक्विटी में करनी चाहिए। उस एज पे 100 में से अपनी एज को माइनस कर दो तो उतना % आप इक्विटी में एक्सपोजर रखो। इंडिया में रह के हम इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं इजीली? नैस्डैक 100 करके एक फंड है मोतीलाल का, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। इंडिया में इतनी अच्छी रिटर्न मिल रही है तो आई डोंट थिंक सो वी नीड टू मूव आउट ऑफ द ग्लोबल होराइजन। लोगों को ये डर है, व्हाट इफ अगले 5 साल तक रिटर्न नहीं मिला और मेरा पैसा म्यूचुअल फंड में फंस गया तो? मैं सबको ये बोल के चलती हूँ कि अपने पूरे पोर्टफोलियो में आप 10 से 15% ना लिक्विड पे पैसा पे बैठो। हेलो एवरीवन, एक और बार आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग वेल्थ बनाना चाहते हो और आप ये मिडिल क्लास ट्रैप से निकलना चाहते हैं कि भाई कब तक मिडिल क्लास बनेंगे, अब अपन को बहुत सारा अंधा पैसा कमाना है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। आप सभी ने मुझसे एक समय पे कहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति को इंडस्ट्री से लेके आओ जो डिस्ट्रीब्यूटर साइड से भी है, म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, कहीं ना कहीं उनको नॉलेज भी है, कहीं ना कहीं वो एजुकेट भी कर रहे हैं। तो मैं ऐसे ही करेक्ट शख्सियत को लेके आया हूँ जिनको 16 ईयर से भी ज्यादा का अनुभव है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, एंड शी इज नन अदर देन गरिमा कौशल जी। कैसे हैं आप? Thank you so much for having me on your show. I am doing very well and very happily coming here to share my knowledge so far जो थोड़ी बहुत मुझे पता है। एंड आई एम 100% श्योर लोगों को सीखने बहुत कुछ मिलेगा। Yes, सीधे सवालों की वर्षा के साथ मैं शुरू करता हूँ। बिल्कुल। पहली चीज, मैंने क्योंकि इंट्रो में कहा कि मिडिल क्लास लोगों को पैसा बनाना हम सिखाएंगे। 3 तरीके जिससे एक मिडिल क्लास इंसान आज के समय पे इंडिया में रह के वेल्दी हो सकता है आपके हिसाब से? 3 तरीके। सबसे पहली बात तो मिडिल क्लास लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास का जो गैप है ना, वो बहुत अचीवेबल गैप है। तो उस गैप को एक गोल बना के हम कैसे अपने स्टेप्स बना सकते हैं। तो 3 स्टेप्स में से सबसे पहला स्टेप मैं सबको रेकमेंड करती हूँ कि जो भी इन्वेस्टिंग प्लान कर रहे हैं उसको एक गोल से लिंक कीजिए। ठीक है। You should have a goal. You have a long term goal, you have a medium term goal, और you may have a very nearing short term goal. तो अगर गोल बेस्ड प्लानिंग करेंगे ना तो शायद आपका पर्पस बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा। नंबर 2, आप एसेट क्लास को डाइवर्सिफाई करके चलिए। तो अब तो जो टैक्स लॉज आ गए हैं उसके हिसाब से आपके हाथ में एक डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा हो रही है, तो जो इनकम हर महीने आपके हाथ में डिस्पोजल पे है उसको सारे एसेट क्लासेस में जो आपको परफेक्ट फिट फील होते हैं उसमें एलोकेट कीजिए एंड डिसिप्लिन फॉर्मेट में वो एलोकेशन को मेंटेन कीजिए। एवरी ईयर एज यू ग्रो इन योर इनकम, योर इन्वेस्टमेंट शुड इंक्रीज प्रोपोर्शनली। ओके। अगर ओके। आपकी इनकम इस साल 2024 से 2025 में हाइपोथेटिकली आप 30 लाख रुपीस के एनुअल इनकम ब्रैकेट में थे, यू विल क्वालिफाई फॉर बेटर पोजीशंस, या आपके जॉब्स या आपके बिजनेसेस में आपकी इनकम बढ़ेगी। आपकी इनकम 40 लाख हो गई, तो जिस प्रोपोर्शन में आपकी इनकम बढ़ी, प्लीज अपने एक्सपेंसेस के साथ साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को उस रेशियो में बढ़ाइए। वाओ। सो दिस इज ओके। रूल नंबर 2। एंड रूल नंबर 3, थर्ड पैटर्न जो आपको बहुत हेल्प करेगा, कंपाउंडिंग को ट्रस्ट कीजिए। ओके। ओके। क्योंकि there are two ways to make money. One is you can work harder, and your bank account is increasing. But the other way is you don't have to work, you have to sleep tight because your money is compounding every night. ये तो राइमिंग भी हो Ah, yeah, गया। I mean, wow. So But yeah, beautifully explained. 3 ways. Which brings me to the next question. वो ये है कि मान लीजिए, अब थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन है, 10 करोड़ रुपए का कॉर्पस इस जीवन काल में किसी को बनाना है, ओके, उसके लिए उनका इनकम कितना होना चाहिए और स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? इसको मैं थोड़ा सा डिकोड करती हूँ। बिल्कुल। इसमें हम एज को ले लेते हैं, somebody who's 25 और 35, और वो ये प्लान करते हैं कि उनको बाय द एज ऑफ 45-50 अर्ली फाइनेंशियल फ्रीडम अटेन करनी है। ओके, सो 25 इयर्स में हमको अर्ली फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, ठीक है। यस, तो बहुत जगह ये चीज बोली गई है क्योंकि हमारे इंडेक्स का एक एवरेज CAGR हम्म। 15% है। तो हम 15 के नंबर को लेके चलते हैं, 15 15 15। 15,000 rupees of monthly SIP
with a 15% expected rate of return from the market and 15 years of investment. ये कॉम्बिनेशन आपका पहला 1 करोड़ रुपए बना देगा। डू यू एग्री टू दिस या फैक्ट? एंड आप इस बात को भी मेरे साथ एग्री करेंगे कि पहला करोड़ बनाना ही मुश्किल होता है। करेक्ट, उसके बाद अगला 2 करोड़ शायद 15 साल नहीं लेगा बनाने में, वो शायद 7 साल में बन जाए या 8 साल में बन जाए। करेक्ट। उससे अगला करोड़ जो है वो 5 साल में बन जाए। इस थ्योरी को तो हम वैलिडेट करते हैं। एब्सोल्युटली। तो अगर किसी 25 ईयर ओल्ड को एट द एज ऑफ 45 या 50 10 करोड़ रुपए चाहिए, तो स्टार्टिंग में वो 15,000 रुपए की इस कैलकुलेशन से एसआईपी स्टार्ट करे, हर साल 10% का स्टेप अप करे, करते 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 मुझे ऐसा लगता है कि 20 साल में ना वो 10 करोड़ अटेन कर लेगा। ओह! नाइस। ओके, मुझे एक चीज़ बताइए, अब जब एसआईपी की बात करते हैं द बिगेस्ट कन्फ्यूजन इज़ हाउ डू आई पिक अ म्यूचुअल फंड इफ आई एम अ बिगिनर? मैं एक म्यूचुअल फंड कैसे पिक करूँ मैं अगर बिगिनर हूँ? आपका क्या उस पे राय है? बहुत बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहली बात तो आपने एक इन्वेस्टर को यहाँ तक लाया, आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल कि वो म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए मान गया। क्योंकि अक्सर हमारे पास जो लोग आते हैं ना, वो आके मुझे ये बोलते हैं कि ऐसा इन्वेस्टमेंट बताओ जहाँ रिटर्न अच्छी हो, रिस्क बिल्कुल ना हो। तो सबसे पहली बात, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये लाइन हम बहुत ध्यान से सुन लेते हैं, लेकिन क्या हम उसके साथ साथ ये देखते आ रहे हैं कि जब से सेंसेक्स या इंडेक्स स्टार्ट हुआ है, आज तक में कितने ही रिस्क की एटमॉस्फेरिक इवेंचुअलिटीज को एक्सपीरियंस करा है, तब भी हम 15% सीएजीआर पे है ना, एनुअलाइज रिटर्न। तो इससे अच्छा टूल और क्या होगा हमारे पास? सो यू हैव अ वेरी गुड इंटेंट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। अब बात आती है कि ले कैसे? सेबी ने 2018 में कैटेगराइजेशन कर दी थी। कैटेगराइजेशन होने से पहले हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटर का काम ना बहुत टफ होता था ये एनालाइज करना कि किस फंड का पोर्टफोलियो एक्सपोजर जेन्युइनली लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है। बहुत मुश्किल हो जाता था क्योंकि फंड मैनेजर अल्फा रिटर्न्स निकालने के लिए बहुत ट्वीकिंग करते थे। कैटेगराइजेशन होने के बाद से तो ये चीज़ें सिंप्लीफाई हो गई हैं, अब तो उनके डिस्पोजल पे बहुत कम अमाउंट रह गया है। तो कैटेगराइजेशन ने ईज़ी ये कर दिया कि टॉप 100 कंपनीज़ ऑफ 500 इंडेक्स जो फंड्स हैं हमारे, कंपनीज़ हैं, उनमें ब्लू चिप में आती हैं। दैट इज़ अ सेफ इन्वेस्टमेंट जहाँ पे हम 12 से 13% की साल की रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। ओके, सो टॉप 100 कंपनीज़ जो होती हैं वो इंडिया की टॉप ब्लू चिप कंपनीज़ हैं बिकॉज़ ऑफ देयर नेट वर्थ एंड द कैपिटलाइजेशन। तो जिनका माइंडसेट सेफ्टी माइंडसेट है, जिनको ये पता है कि ये पिलर कंपनीज़ अगर बात करें तो हम एशियन पेंट्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड डिफरेंट बैंक्स हमारे एसबीआई, कोटक, आईसीआईसीआई, एचसीएल, इन्फोसिस, ये सारी वो कंपनीज़ हैं जो ब्लू चिप में आती है, एनटीपीसी, इंडियन रेलवेज़ एंड ऑल दैट, दोज़ आर पिलर्स ऑफ आवर इंडिया। तो जो म्यूचुअल फंड इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है, वो कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा है, तो आपके पैसे को रिस्क मिनिमलाइज़ करते हुए इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न आप ईज़िली कमा लेंगे। तो जिन लोगों का कंज़र्वेटिव माइंडसेट है, थोड़ा-सा हाइब्रिड कैटेगरी में और बाकी ब्लू चिप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम इफ somebody who has a little longer duration and थोड़ा सा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी उनकी बेटर है, दे शुड गो फॉर मिड कैप कंपनीज। वाई आई एडवोकेट मिड कैप टू अ लॉट ऑफ पीपल? बिकॉज एक होता है ना, आपने देखा होगा कि ओलंपिक्स की रेस होती है, तो कोई प्लेयर जो पिछले 2 बार की रेस में सेकंड आया होता है, उसको ना फर्स्ट आने की बहुत इच्छा होती है, बहुत। करेक्ट, करेक्ट। मिड कैप कंपनीज को ना मैं ओलंपिक का सेकंड रेसर बोलती हूँ, क्योंकि उनको ब्लू चिप में जाने की ना बहुत इच्छा होती है। तो वो ऐसे प्रोजेक्ट्स पिक करते हैं, ऐसी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हैं या ऐसे बिज़नेस प्लान करते हैं। सो मिड कैप कंपनीज़ जो होती हैं ना, वो एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करने की कैपेसिटी में रहती हैं बिकॉज़ दे वांट टू कम अप इन द टॉप 100 कंपनीज़। सो दैट इज़ व्हाई आपको अगर हायर रिटर्न एट अ लिटिल हायर रिस्क लेना हो तो मिड कैप ले सकते हैं विद अ लॉन्गर विज़न ऑफ 5 टू 7 इयर्स। 5 टू 7 इयर्स। यस। ओके, एंड देन अब बात करते हैं हमारे हीरोज की, जो आई थिंक हमारी फाइनेंशियल फ्रेटर्निटी के फेवरेट्स होते हैं, स्मॉल कैप। क्योंकि आफ्टर द 250th कंपनी विच इज ऑन द इंडेक्स, ऑल आर स्मॉल कैप्स। ओके, तो ओके। दैट हैज अ बिग बिग डोमेन। उनके पास बहुत बड़ा यूनिवर्स होता है प्ले करने के लिए। रिस्की बहुत ज़्यादा होता है, बट देन ओवरनाइट मल्टी बैगर्स वही बनते हैं। तो अगर 10 years होराइजन है, बीच-बीच में बहुत बार नेगेटिव्स भी देखोगे, बट एसआईपी मॉडल से अगर कोई जाना चाहता है तो एवरेजिंग मिल जाएगी उनको, तो स्मॉल कैप उनको लेने चाहिए।
और ओके, एक होलिस्टिक पोर्टफोलियो किसी को बनाना है कॉम्प्रिहेंसिव, तो थोड़ा-सा लार्ज कैप, थोड़ा-सा मिड कैप, थोड़ा-सा स्मॉल कैप, अपनी ओके, रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। ओके। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करें, फ्यूचर एंड ऑप्शन में इन्वेस्ट करें या कहाँ पर इन्वेस्ट करें? अगर आपको रैंक करने में बोलूँगा इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज़ आइडल फॉर अ कॉमन मिडल क्लास पर्सन टू बिकम वेल्दी, आप उसको थोड़ा-सा रैंक कीजिए कि सबसे ज़्यादा आपका एलोकेशन इधर होना चाहिए इधर। तो एक पोर्टफोलियो एलोकेशन थोड़ा-सा अक्रॉस द एसेट क्लास बताइए। वंडरफुल। दिस इज़ अगेन सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल कंडीशंस कि आप अगर मिडिल क्लास में हैं और आपका वर्किंग प्रोफाइल क्या है। अगर आप सैलरीड हैं और आप एक रेगुलर मंथली इनकम अर्न करते हैं, तो उनके लिए सबसे पहला होगा म्यूचुअल फंड्स। बिकॉज़ आपको इक्विटी एक्सपोज़र भी मिल रहा है, बट विद द एक्सपर्टीज़ ऑफ probably you are working on yourself, on your knowledge, and you're doing through some online app, or else there is a fund manager who is definitely taking care of your funds. बट एट द सेम टाइम अगर कोई यंग एंटरप्रेन्योर फैमिली है और उनको फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपैंड करना है और उन्हें ये दिख रहा है कि रियल एस्टेट मार्केट इस समय एक ऐसे स्टेचर पे है कि अब रिटर्न दे जाएगी, तो कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स को मैं बहुत एडवोकेट करती हूँ। मेरे खुद के बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं बिकॉज आई हैव अ पैरेलल विंग ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू रियल एस्टेट। जब हमारा एक फाइनेंशियल पोर्टफोलियो डिसेंट प्रॉफिट और डिसेंट अमाउंट अटेन कर लेता है, हम उनको रियल एस्टेट में कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफाई कराना शुरू करा देते हैं। बिकॉज़ रियल एस्टेट में थोड़ा-सा हम लोग फाइनेंस वाले लोग ये मान के चलते हैं कि घर एक होना चाहिए, होना ज़रूर चाहिए बिकॉज़ एक घर की बिलॉन्गिंगनेस बहुत वैल्यूएबल होती है। बट अदरवाइज़ अगर तो हाई रेंटल एरियाज़ में अगर आप देख रहे हैं कोई अपार्टमेंट, तो ठीक है, बट अदरवाइज़ कमर्शियल में इन्वेस्ट करेंगे देयर इज़ नो प्रॉब्लम। सो सेकंड रैंकिंग में आ गया रियल एस्टेट। ऑनेस्टली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस अ बिग नो नो फॉर द बिगिनर बिकॉज़ मिडल क्लास वालों के पास उतनी कैपिटल नहीं होती जिसको वो बार-बार गँवा सकें। खोने का डर उनको होता है जिनके पास कुछ होता है। जिनके पास कुछ है ही नहीं वो क्या खोएँगे? तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में वो लोग ही जाएँ जिनके पास अंधा पैसा है और घर वाले बैक एंड फोर्थ रिफ्यूल करते जा रहे हैं। अदरवाइज़ नो। एंड स्टॉक्स आई वुड तो आई विल रेट फ्यूचर एंड ऑप्शंस एट 4th। थर्ड आई वुड से कि यू शुड डेफिनिटली हैव स्टॉक्स का पोर्टफोलियो वंस यू आर वेल वर्स्ड विद द म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एक आपको पकड़ आ गई मार्केट की, आपको ये समझ में आ गया कि आप किस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो मार्केट्स को। ओके, फिक्स्ड डिपॉज़िट्स में पैसे डालने चाहिए या नहीं डालना चाहिए? बिल्कुल डालने चाहिए क्योंकि आपको नहीं पता मार्केट का अगले 6 महीने में रुझान क्या होने वाला है। हाउ विल इट टेक टर्न, व्हाट शेप इट इज़ गोना कम एज़। सो एवरी इन्वेस्टर आई वुड रिकमेंड कि 6 मंथ्स का फंड जो आपका एक्सपेंस है जिसके बिना योर सर्वाइवल इज़ नॉट पॉसिबल, you should have in fixed deposit as a contingency fund. Either you can have it in liquid funds as well, but fixed deposit is more relatable to everyone, accessible होता है बैंक से लेना। ओके, म्यूचुअल फंड में पैसा डालें या इंडेक्स फंड में एंड क्यों? बीइंग अ एमएफडी आई वुड ऑलवेज से कि म्यूचुअल फंड में डाले, बट इसका दूसरा एंगल भी है ओके, विच आई विल जेन्युइनली मेक यू अंडरस्टैंड व्हाई। सी इंडिया का ना फ्रेमवर्क अभी इंडेक्स का शेप ले रहा है। वी आर येट नॉट डेवलप्ड। अगर हम बात करें तो इंडेक्स फंड्स आर नो बैड इफ वी आर इन अ डेवलप्ड इकोनॉमी, जहाँ पे कंप्यूटर एल्गोरिथम एंड जो सेबी जैसे हमारे यहाँ पे रेगुलेशंस है, उन कंट्रीज की भी रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिंजेंट है, तो वहाँ इंडेक्स फंड क्योंकि कंप्यूटर मैनेज कर रहा है उसको, लोग इंडेक्स फंड पे इसीलिए तो जाते हैं। एक तो वो रेप्लिकेट करते हैं आपके इंडेक्स को, प्लस वो एक्सपेंस रेशियो पे बहुत लो होता है, मिनिमलिस्टिक टाइप। पर म्यूचुअल फंड्स जो एक्टिवली मैनेज थ्रू अ फंड मैनेजर होते हैं, वहाँ पे फंड मैनेजर को ये पता है डिस्पाइट कमिंग करेक्शंस इन द मार्केट देयर आर सर्टेन सेक्टर्स विच में कम अप। ज़रूरी नहीं है, हमने ऐसे बहुत सारे फेजेस देखे होंगे। इसे मैं अपने टर्म्स में कहती हूँ फ्रेम इंडेक्स की। मार्केट चल रही है, शेयर्स नहीं चल रहे हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट गिर रही है, शेयर्स चल रहे हैं। तो ऐसे में इंडेक्स फंड विल नॉट बी योर गुड फ्रेंड। ओके, सो यू इंसाइटफुल, शुड हैव अ म्यूचुअल फंड ठीक पोर्टफोलियो। है। हाँ, लेकिन टू टेस्ट द वाटर्स इफ द मार्केट, क्योंकि आजकल जो इन्फ्लुएंसर मार्केट है वो इंडेक्स फंड को बहुत प्रमोट कर रही है। आपके पोर्टफोलियो में 1-2 फंड आप ले सकते हो इंडेक्स एंड ओके, टेस्ट देम, ठीक है, एंड लगे कि सैटिस्फाई हो रहे हो, आप सूट कर रहे तो हो तो कंटिन्यू। कंटिन्यू, और लगे कि आपके एक्टिव फंड्स उससे बेटर रिटर्न्स दे रहे हैं, छोड़ के इधर वापस आ जाओ।
एक मिडिल क्लास को ना एक डर है, चलिए मैं कन्विंस हो गया एसआईपी करो, म्यूचुअल फंड में करो। अब एक डर है, डर ये है कि लास्ट 5 साल में जिस हिसाब से मार्केट चला है, हुँ, उस हिसाब से तो बहुत कम देखने मिला हुआ है, ठीक है? ठीक मतलब है। इट हैज़ बीन अस्यूम्ड कि 2020 के बाद एक बहुत स्टैंडर्ड रैली है, तो ऑल म्यूचुअल फंड्स आर गिविंग रिटर्न्स, हर इक्विटी आपको रिटर्न दे रहा है। लोगों को ये डर है, व्हाट इफ अगले 5 साल तक रिटर्न नहीं मिला और मेरा पैसा म्यूचुअल फंड में फँस गया तो? हाउ डू यू एड्रेस दैट? फॉर दैट दैट इज़ व्हाट वी आर वर्किंग एज़ एडवाइज़र फॉर आवर इन्वेस्टर्स। मैं सबको ये बोल के चलती हूँ कि अपने पूरे पोर्टफोलियो में आप 10 से 15% ना लिक्विड पे पैसा पे बैठो। ओके। वैसे तो इट इज़ अनइमेजिनेबल कि 5 साल मार्केट ना चले। आज तक की हिस्ट्री में तो 5 साल का कोई आज पीरियड आया नहीं है। मैक्सिमम कितना पीरियड होता है जब मार्केट अंडर परफॉर्म कर भी जाए, आपके हिसाब से? देखो, बहुत हद मार के हमने 3 साल तक का तो फेज़ दैट इज़ द देखा है, मैक्स। मैक्स। बट अब वो कम होता जा रहा है। दैट हाँ, हैज़ बीन रिड्यूसिंग ओवर द इयर्स बिकॉज़ बहुत आई जल्दी गेस ग्लोबल नाउ इट फ इज़ 9 मंथ्स एट 9 मैक्स। हाँ, 9 मंथ्स टू 12 टू प्रोबेबली 18 मंथ्स हाँ, ऑल्सो। हाँ, हाँ। सो अभी हम 15th मंथ के उस क्लोज़र पे बैठे हैं जब मार्केट फ्लैट रही है। अंडर परफॉर्म की है येस, एक्चुअली। येस, अंडर यस, परफ़ॉर्म करी है। या तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सबको ये सजेस्ट करती हूँ कि ऑलवेज़ हैव सम लिक्विड फंड्स बिकॉज़ देखो, 2 चीज़ें होती है ना चीज़ों को देखने की कि ग्लास में पानी है, तो कोई देखता है कि आधा भरा है, कोई कहता है आधा खाली है। करेक्ट। तो मैं मेरे क्लाइंट्स को ये बोल के चलती हूँ कि जब मार्केट अंडर परफ़ॉर्म कर रही है, आपके पास अगर कैश पड़ा है और आपके पास एक्स्ट्रा बफर एफडी में पड़ा है, हुँ, हुँ। तो प्लीज़ कीप बाइंग एट एवरी डिप, ओके, कीप एवरेजिंग योर पोर्टफोलियो क्योंकि वापस आएगा और जब आएगा तो जो आपने कैटापुल्ट इफ़ेक्ट दिया अपने पोर्टफोलियो को, वो आपको बहुत अच्छी रैली दे जाएगा। ओके। मार्केट क्रैश कब होगा? ये तो भगवान भी नहीं बता सकते ऑनेस्टली। बट मार्केट क्रैश के भी ना रीजंस होते हैं। जब मार्केट ओवर वैल्यूड होती है, जब पीईज बहुत हाई होते हैं, जब एफआईआईज विड्रॉ करता है, तो ये सारी चीज़ें लोगों को पता चलने लग गई हैं थैंकफुली, क्योंकि इतना नॉलेज अब ऑनलाइन अवेलेबल है। आप भी गूगल के बहुत बड़े एडवाइजर हैं क्योंकि आप हर चीज़ में गूगल को बहुत रेफर करते हैं। आपके सही सही बताना कितना कमीशन है गूगल के पे आउट यार से? दे देना चाहिए वरना मैं आपसे चैट जीपीटी को रेफर करूँगा। यस। सो अब इतना डेटा गूगल पे अवेलेबल है तो पता चलने लग जाता है। और एक कॉमन मैन के लिए एक सिंपल एडवाइस मैं ये देना चाहूंगी कि अगर आप हर जगह ये सुनने लगो ना कि वो इंसान जो कभी म्यूचुअल फंड नहीं करता था मगर पड़ोसी के कहने से, बैंक वालों के कहने से, सीए के कहने से आके मार्केट में पैसा लगाने लगे, मार्केट गिरने वाली है। क्योंकि तब तक जो रियल टाइम इन्वेस्टर था ना, उसने उस मार्केट की वैल्यूएशन को हाई पे देख लिया और उसने पैसा निकालना शुरू कर दिया। एंड द आयरनी ऑफ दिस इंडस्ट्री इज कि रिटेलर्स तब एंटर करते हैं। करेक्ट। क्या अभी हम उस सिचुएशन पे हैं? एट प्रेज़ेंट व्हेन वी आर शूटिंग नहीं, दिस? नहीं, अभी बिल्कुल भी उस सिचुएशन में नहीं है। व्हाई आई वुड से इज़ कि 2020 कोविड के बाद ना देयर हैज़ बीन अ मेजर शिफ्ट इन द माइंडसेट। पीपल हैव स्टार्टेड ट्रस्टिंग द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ग्रोथ एंड स्टॉक तो मार्केट्स। वैसा नहीं है अभी। तो वो वाला स्टेज तो नहीं है बट अब पेशेंस लूज़ कर रहे हैं इंडियन इन्वेस्टर बिकॉज़ हुँ। 1.5 साल हो गया है। और रिटर्न इंडेक्स में नहीं है। नहीं है, नहीं है, मतलब लोग कह रहे हैं कि यार हमको मार्केट बढ़ता हुआ दिख रहा है पर हमारा पोर्टफोलियो क्यों नहीं बढ़ नहीं रहा दिख है? रहा है। टाइम कभी-कभी लगेगा, हाँ, क्राउलिंग स्टेज पे है अभी हम। ओके। तो क्या ये अभी खतरे की घंटी तो नहीं है, करेक्ट? नहीं, आई वुड नॉट से बिकॉज़ ऑन इसका एक और रीज़न है। जी। जितने भी एफआईआईज़ ने पैसा विथड्रॉ किया था, उन्होंने ग्लोबली देख लिया है, उनके पास ना इन्वेस्टमेंट के लिए ऑप्शन एशिया के अलावा बहुत ज़्यादा कहीं बचती नहीं है। यूरोप पूरा डेवलप्ड है, यूएस इस टाइम पे अलग क्राइसिस से लाइक गो थ्रू कर रहा है, चाइना इज़ नॉट फेवरेबल, जापान तो कुछ भी नहीं कर रहा है। तो घूम फिर के आते हैं एशिया में और एशिया में अगर हम बात करें तो इंडिया से ज़्यादा अच्छा गोल्डन बेटर गूज़ नहीं कोई है, नहीं है। करेक्ट, आई वुड एग्री ऑन दैट। मुझे एक चीज़ बताइए, ये ट्रम्प जी बहुत इधर-उधर कुछ उठा-पटकी करते रहते हैं। क्या इसका कोई बीच में चर्चाएँ हो रही थी, इट विल हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ऑल द ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स एंड इससे बहुत हर्ट होगा। आपका क्या व्यू है इस चीज़ पे? अब तो उनके अपने ही लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे। हम क्या करें बताओ? Because if you talk about the locals of America, they themselves have started doubting their decision कि उन्होंने सही भी किया कि नहीं किया। Because see, आप इस बात को बहुत अच्छे से मानेंगे मेरे साथ कि डू यू बिलीव कि यूएस के लोग लेबर वर्क कर सकते हैं? क्या ओवरनाइट वहाँ पे फैक्ट्रीज जो बहुत बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है वो डेवलप हो सकती हैं? नहीं हो सकती ना। जस्ट बिकॉज यू आर द न्यू जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन कंट्री ऑफ द वर्ल्ड डज नॉट मीन कि आप अचानक से आके अपने नए रूल्स ला सकते हो। इंटर जियो पॉलिटिकल डिपेंडेंस इज मैंडेटरी। इस ग्लोब की ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। इंडिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट इन रिसोर्सेज।
And the second thing advantageous with India is that it is the youngest populated country in the world. ब्रेन, इफ यू टॉक अबाउट, इंडिया हैज द हाईएस्ट ब्रेन, जो कि एक्चुअली में पूरे वर्ल्ड के लिए काम कर रहा है। ये सब कुछ ट्रम्प को कैसे फील हो सकता है कि वो अपनी कंट्री में सडनली, इट इज नॉट अ क्रॉप कि वो हार्वेस्ट करके आज अचानक से निकाल लेंगे। ही हैज टू कम बैक टू द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। ओके, ओके। तो क्या मैं मोटा-मोटी समझूँ अभी तक की इस बात पे, हम जो कुछ लोग कभी-कभी बोलते हैं हम बहुत बड़े बबल स्टेट में हैं, हम अभी नहीं हैं, करेक्ट? एज़ पर यू, शुड आई से? ओके। मुझे एक और चीज़ बताइए कि आपने फंड्स की बात करी तब डेट फंड्स की आपने ज़्यादा कुछ बात नहीं करी। ये डेट फंड्स क्या होता है और किसको करना चाहिए उस पे इन्वेस्ट? वंडरफुल। जब तक टैक्सेशन नहीं आई थी ना डेट फंड्स पे, तब तक तो हम डेट फंड्स को एफडी का ऑल्टरनेट करके बहुत अच्छे से प्रमोट करते करेक्ट, आई थे, रिमेंबर या। इंडेक्सेशन एंड जी, ऑल जी, दैट जी। लगा के, क्योंकि तब इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाता था। बट अब नए टैक्स लॉज आने के बाद से एफडी और डेट फंड्स एक जैसे ही टैक्स्ड होते हैं। तो आपका, आप 20% स्लैब में है, आप 10% स्लैब में है, उतना उतना टैक्स कट जाएगा। बट देन देयर इज वन एडवांटेज, बहुत सारे लोगों को पता नहीं, इस बारे में पता है कि नहीं, जब आप बैंक से एफडी लेते हैं तो बैंक आपके उस एफडी को फर्दर री इन्वेस्ट करता है इन टर्म्स ऑफ लोन्स या जो भी है, और जो भी वो रिटर्न अर्न करता है उसमें से अपना एक्सपेंस काट के आपको एफडी का इंटरेस्ट दे देता है। इंडेक्स फंड में ना एक डेट फंड में, सॉरी, एक ये फायदा हो जाता है कि वहां पे ना एज कंपेयर टू बैंक एक्सपेंसेस आर लोअर। तो अगर हमारे सिक्योर्ड बॉन्ड्स और जो ट्रेजरी बिल्स हैं, जहाँ पे कूपन रेट चलता है और वहाँ पे अगर 11% का रिटर्न आ रहा है, तो योर डेट फंड हैज द अपॉर्चुनिटी टू गिव यू 9% यील्ड एज कंपेयर टू एफडी। अगर आपने 6% की एफडी ली तो वो 6 ही देगा और टीडीएस और काटेगा। डेट फंड्स में ये नहीं होता है। डेट फंड्स में देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि फिक्स रिटर्न वहां पे भी नहीं है, इट कैन इंक्रीज, रेयरली आई हैव सीन इट इज डिक्रीजिंग। एंड मोर ओवर, अगर आप पिछला 1.5 साल उठा के देखें तो ऑल द डेट फंड्स आर गिविंग एटलीस्ट 7.5-8% रिटर्न। दे नाइस। हैव सरपास्ड एफडीज। ओके, ओके, तो कंजर्वेटिव लोगों के लिए ठीक है। मैं रेकमेंड करती हूँ हैविंग अ डेट फंड पोर्टफोलियो। ओके। यस। आने वाले 3 साल में आपको क्या लगता है कौन-सा सेक्टर, ऐसा सेक्टर की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग स्टॉक स्पेसिफिक, 1-2 सेक्टर जो आपको लगता है आर वेरी प्रॉमिसिंग एंड व्हाट वुड बी योर रेशनल बिहाइंड इट? ओके। सो आने वाले सेक्टर में जिस हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो आई सी अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपिंग इन इंडिया। सो माय गो टू सेक्टर वुड बी वन, डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर से जो भी रिलेट करते हैं, एंड आईटी डेफिनेटली इज वन ऑफ इट, बिकॉज जिस हिसाब से अगर बाय एनी चांस ट्रम्प सक्सीड्स इन डंपिंग अ लॉट ऑफ गुड ब्रेन्स फ्रॉम देयर कंट्री, वो सब इंडिया में आएगा। और थैंकफुली आर प्राइम मिनिस्टर राइट नाउ इज वेरी थॉटफुल, क्योंकि ये हाई इनकम अर्नर ग्रुप के लोग हैं, इनको खाली नहीं बैठने दे सकते। तो ही विल हैव टू डिजाइन सर्टेन सेक्टर्स इन अ वे कि आईटी का जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है ना, उनका कंजम्पशन इंडिया में क्रिएट होना चाहिए। आई थिंक आई विल आल्सो पुश दिस क्वेश्चन टू द ऑडियंस हु इज वाचिंग दिस, जो ये देख रही है उनसे मैं पूछूंगा आपको क्या लगता है कौन से वो 2 सेक्टर हो सकते हैं, और आपका भी रेशनल बताइए, बिकॉज़ आई लाइक द आईटी वाला जो आपने कहा कि हाँ, अगर ट्रम्प भाई साहब उधर से डंप करेंगे तो घूम यस, फिर के आना आना वापस तो हमारे वापस इधर ही है। पड़ेगा। एंड जिस तरह से पॉलिसीज़ हमारी प्रो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो रही हैं, कहीं न कहीं प्रमोट किया जाएगा एंड दैट वुड इवेंचुअली, बिकॉज़ हाल-फिलहाल में मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि मोदी जी कह रहे हैं कि हमको अपना खुद का यूट्यूब होना चाहिए, हमारे यस, खुद का सोशल मीडिया होना यस। चाहिए। तो ये सारी चीज़ें। मुझे एक बात बताइए, कहा जाता है कि within the next 5-6 years will be a $10 trillion economy या $9 trillion, do you think होगा? आई एग्री, आई होगा? एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक इन इंडियन मार्केट, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे इस्टेब्लिश्ड फाउंडर्स को बिलीव करती हूँ जो इंडिया में आज बहुत डिसरप्टिव वेल्थ क्रिएट कर चुके हैं। तो मैं उन लोगों की स्टोरीज जब सुनती हूँ ना, बैक देन, आज से 25 साल पहले ना, वेल्थ बनाना वॉज ओनली फॉर द लीग ऑफ सर्टेन पीपल। आज वेल्थ बनाना ना एक कॉमन मैन की आदत है। अगर एक कॉमन मैन इतना सारा कंटेंट अब्जॉर्ब करके अपने पैटर्न को वेल्थ बनाने की तरफ ले जाए ना, अभी ये 1.5 साल में अगर आपने देखा तो हम क्रैश नहीं हुए, अनलाइक अदर इकोनॉमीज, हम सस्टेन कर पाए। पेशेंस अब लूज हो रही है, बट हमने बहुत माइनस नहीं देखा। उसका रीजन ये था, एफ गए, रिटेल आया, रिटेल करेक्ट। पावर वापस से इंडिया में खड़ी हो रही है। तो और कंपाउंडिंग की अगर हम बात करें तो 4 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन का 8, 8 का 10, तो बहुत आसान है बनना। वाह!
तो मैजिकल है गाइस नंबर्स। बिल्कुल, बिल्कुल। तो गाइस हैव फेथ। लास्ट आई यूज्ड टू सी राकेश जी के इंटरव्यूज़ देखता था। ही यूज्ड टू बी अल्ट्रा ऑप्टिमिस्टिक। वो तो हर साल आई एम, एंड आई यस। कैन क्लियरली सी दैट। आई एम होपिंग द सेम। मुझे एक चीज़ बताइए, जब भी इंसान को वेल्थ बनाना है, बिकॉज़ मिडल क्लास को वेल्थ बनाना है, तो उसको एक चीज़ की परेशानी होती है कि टैक्स से कैसे बचें भई? आप थोड़ा-सा बताइए एफिशिएंटली किस हिसाब से जब वेल्थ बनाने की प्रोसेस होगी तो वो टैक्स पे कितना ध्यान दें और किस हिसाब से, जैसे कुछ अगर क्विक हैक्स आप बता सकें कि भई आप ये कर लो या इधर इन्वेस्ट कर लो या इधर से विथड्रॉ कर लो, तो आपका टैक्स ऑब्लिगेशन थोड़ा बच जाएगा। उसके बारे में थोड़ा-सा आप आइडिया दीजिए। हाँ, इस पे भी एक सबसे पहली लाइट तो मैं ये थ्रो करती हूँ कि अगर आप स्टॉक्स में या इक्विटी में, म्यूचुअल फंड्स में जहाँ भी पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो अनलाइक इन बैंक एफडीज़ आपने पैसा रखा है, आपको हर साल टैक्स नहीं देना। जिस साल आप अपने पैसे को विथड्रॉ करके अपने बुक्स में वापस लाओगे, टैक्स उसी साल लगेगा। दिस इज़ वन रूल, ये बहुत लोगों को पता नहीं होता है। बुक्स में पैसा बढ़ रहा है पर टैक्स नहीं पड़ रहा है और टैक्स लॉज़ हर साल चेंज हो रहे हैं। किसी ने सोचा नहीं था 2018 के बाद कि इक्विटी पे टैक्स लगेगा। अभी सीतारमन जी ने टैक्स को 12.5% कर दिया। यू नेवर नो वो कब को वापस 5 कर दे। 5 वो कर सकती हैं अगर बहुत सारे लोग खड़े होके ये रियलाइज़ करें कि जो टैक्स की चोरी कर रहे हैं ना, वो जो टैक्स पे कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर लें लोड को। इंडिया का सबसे बड़ा फ्लॉ इस टाइम पे ये है कि जो हमारा कॉमन मैन है ना, वो टैक्स बचाने पे फ़ोकस ज़्यादा कर रहा है। तो जो लोड ऑफ टैक्स है ना, वो सैलरीड क्लास पे ज़्यादा है या जो व्हाइट की इनकम को मेंटेन कर रहे हैं, उन पे ज़्यादा है। सो ये डिस्प्रपोर्शनेट की वजह से टैक्स बचाने का जो एक माइंडसेट है ना, इसमें सबसे पहला रोल आता है हर एक के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का। प्लीज़ अपने ऑडियंस को, अपने क्लाइंट्स को अवेयर कीजिए कि इनकम अच्छी करने में फ़ोकस करें, टैक्स बचाने पे फ़ोकस ना करें। टैक्स देंगे तो इन कंट्री ग्रो करेगी और वो पैसा वाइज़ली आज दिख रहा है कि कितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे यूज़ हो रहा है, कितना हमारा हॉस्पिटल्स और उन सबको बनाने में, रूरल डेवलपमेंट में, इलेक्ट्रिफिकेशन में यूज़ हो रहा है। सो दिस इज़ वन मैसेज आई वांटेड टू गिव, बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि टैक्स कैसे बचाएँ? ऑनेस्टली आपने एक ऑलरेडी अच्छा इनसाइट दिया है। मैं उधर होता तो मैं लाइक करता इस चीज़ को, जो आपने ये चीज़ बताई। बहुत छोटी-सी सटल चीज़ें लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। एफडी, एफडी, एफडी हम पूरा डाल रहे हैं जो लोग। पर आपने सही बोला कि एफडी में तो हर साल टैक्सेस हो रहा है। जब भी अगर मान लीजिए ऑडिट हो, नॉन ऑडिट हो, जब आप सीए को भेजते हैं आईटीआर के बाद, तब तो आपको पता लगता होगा, वो पूछता होगा, सर इसका कितना इंटरेस्ट आया है? इसका ये कब आपने बनाया था एफडी, कब आपका वो हुआ मैच्योर? तो वो तो आपका लग ही रहा है। अनलाइक इन इक्विटीज़, अगर आप म्यूचुअल फंड या यस, इक्विटी पे जा रहे हो, इट इज़ ओनली जब आप उसको बेचोगे और जो रियलाइज़ होगा, यस। और उसमें भी कुछ अच्छे-अच्छे कांसेप्ट्स हैं, लॉन्ग टर्म हो गया तो हाँ, इस तरह बिल्कुल। से। बिल्कुल। मतलब अगर बहुत लोग आजकल इस पे भी बहुत ज़्यादा कंटेंट शेयर कर रहे हैं कि हर साल में ना 1.5 लाख रुपए की, जो 1.25 लाख रुपए की एलटीजीसी की लिमिट है, उसे इन कैश कर लो। बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अगर अपने पोर्टफोलियो को बहुत वाइज़ली प्लान किया और बहुत हाई ग्रोइंग लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छे फंड्स में इन्वेस्ट किया है ना, तो रिटर्न ज़्यादा कमा लोगे। तो शायद अगर 10-12% का टैक्स देना भी पड़े, क्योंकि इक्विटी का टैक्स ना फ्लैट टैक्स है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू योर इनकम। तो म्यूचुअल फंड्स का टैक्स या स्टॉक्स का टैक्स उतना हाई नहीं है। तो उस तरफ एक्चुअली एनर्जी कहाँ लगाओगे ना, जहाँ पे ज़्यादा यील्ड आ सकती है। तो फोकस ऑन मेकिंग मोर मनी, थोड़ा-सा टैक्स देना भी पड़े, दे दो। आई एम नॉट माइज़र इन पेइंग टैक्स। ओके, ओके, फाइन। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे ये चीज़ बताइए कि अगर मैं अपना एक आज के टाइम पे कोई एक मिडिल क्लास व्यक्ति है, अब वो बोल रहा है कि भई चलो मैं कन्विंस हो गया, मेरे को म्यूचुअल फंड में करना है। मेरे को आप थोड़ा परसेंटेज एलोकेशन बताइए, क्योंकि वो बोलता है कि मेरे को एक ब्लूप्रिंट बना के दे दो। मेरे को ये परसेंटेज बताओ कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एक्स वाई जेड परसेंटेज इसमें लगाऊं, एक्स वाई जेड परसेंटेज इस टाइप के म्यूचुअल, आप वो एक बता दीजिए ताकि वो सामने वाला समझ सके। अच्छा मेरे पास अगर 100 रुपए आ रहे हैं, चलिए लेट्स मेक इट हाँ, इवन हाँ। सिंपलर, हुँ, 100 रुपीज आ रहे हैं। इसको अब मेरे को इस 100 को मैंने म्यूचुअल फंड के लिए रखा है। हुँ। हाउ वुड यू डिवाइड दिस 100 रुपीज? ओके। एक थ्योरी और बताती हूँ इसको स्टार्ट करने के लिए। बिल्कुल। इसकी फाउंडेशन 100 माइनस एज। आर यू अवेयर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट? हाँ, आप बताइए हाँ, जी। अब किस एज में आपको ये रियलाइज़ होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड्स में करनी चाहिए, मतलब इक्विटी में करनी चाहिए, उस एज पे 100 में से अपनी एज को माइनस कर दो, तो उतना परसेंट आप इक्विटी में एक्सपोज़र रखो। सो फॉर एग्ज़ाम्पल इफ यू आर 30, सो 100 माइनस 30, 70% ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड बी इन इक्विटी। इसका मैं जस्ट टू ऐड बिफोर यू यस। कंटिन्यू, मैं इसका मैं जो वर्जन बोलता हूँ मैं उसको 80 करता हूँ, क्योंकि लाइफ स्पैन कम हो गई है ना, तो उस हाँ, हिसाब लाइफ से। बट स्पैन या यू ठीक है, कंटिन्यू विद हाँ, 100, मतलब लेट्स मेक 100 इट मोर। 100 माइनस एज ले लो या 80 माइनस में ना फिर बहुत कम हो कंज़र्वेटिव जाता हो है, जाएगा, हाँ। क्योंकि जितना देखो वो वाली बात है ना कि आप अगर यहाँ से आपको कोई एक डेस्टिनेशन पे जाना है व्हिच इज़ टू फार,
तो आपके पास बहुत टाइम पड़ा है तो आप ट्रेन से जा परफेक्ट है, सकते हो, लेकिन परफेक्ट है। आपको जल्दी जाना है तो आप फ्लाइट लोगे ना। तो अगर एज ऊपर से कम हो रही है, 100 से नीचे आ रही है एवरेज एज, और आपने लेट रियलाइज किया इन्वेस्टमेंट्स को, तो आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और ठीक है। ज़्यादा नहीं है तो इक्विटी ज़्यादा लेनी पड़ेगी। सो हम पूरा एक क्लियर एग्जांपल इधर लेते हैं। लेट्स से कोई एक बच्चा देख रहा है जिसकी एज है 30। अब बताइए। हाँ, सो अ पर्सन हू इज़ 30 hypothetically married and expanding family. तो out of every 100, I would say your 80 rupees should be invested in equity and 20 should be kept as a liquid fund, contingency, first of all safety net. अभी हमने सेफ्टी नेट की बात नहीं करी है, तो क्योंकि 30 ईयर ओल्ड के लिए ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट खर्चे होते हैं जिन्हें उन्हें मीट करना बहुत ज़रूरी होता है। मे बी ही हैज़ अ डिपेंडेंट स्पाउस, मे बी ही हैज़ अ डिपेंडेंट पेरेंट्स, सो ही शुड एलोकेट सम ऑफ हिज फंड्स टू टर्म इंश्योरेंस, टू हेल्थ इंश्योरेंस, और फिर कल को फ्यूचर में किड्स होते हैं तो ही नीड्स टू हैव अ लिक्विड फ्लो ऑफ मनी। तो अपना सेफ्टी नेट अगर अचीव कर लिया, उसके बाद के अगर ये 100 रुपीज़ हैं, तो फिर तो आपको इसमें से 20 को डेप्थ में रखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आउट ऑफ एवरी 100 आई वुड से, अगर अग्रेसिव माइंडसेट है तो कीप योर 20 to 25% इनटू ब्लू चिप, 30 to 35% into mid and small cap, another 15 to 20%. I am a very strong recommender for thematic category, क्योंकि हर थोड़े टाइम बाद ना थीम्स आती हैं। तो अब आने वाले टाइम पे कौन सी थीम्स आने वाली है वो भी मैं बहुत रिकमेंड करती हूँ। एंड कौन सी आने लास्ट वाली है? अच्छा, यहीं पे आपको सारा बता देते हैं। कंजम्पशन में ना, मैंने अभी थोड़े टाइम पहले किसी से सुना था, जिस स्पीड से हमारी इनकम बढ़ रही है, हमारी कंजम्पशन बहुत बढ़ रही है, और कंजम्पशन बढ़ रही है लाइफ़स्टाइल पे। तो लाइफ़स्टाइल को देखते हुए इंटरेस्टिंग। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो ग्रो कर रहे हैं, तो उन पे हम फ़ोकस कर सकते हैं। बेवरेजेस में बहुत कुछ आ रहा है, फ़ास्ट फूड चेन्स में बहुत कुछ आ रहा है जो ऑर्गनाइज़्ड हैं, एंड सबसे ज़्यादा आने वाले टाइम पे रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, डेवलपमेंट जो है वो सब आ रही है। तो थीमेटिक को मैं एडवोकेट करती हूँ। आखिरी का 10% आई स्टिल प्रेफर, क्योंकि यू नेवर नो कब से ये साइकिल दोबारा आ जाएगी, गोल्ड एंड सिल्वर। ईटीएफ में डालो थोड़ा पैसा नहीं तो एसआईपी के थ्रू डालो। ऐसे करते-करते एक 100 रुपीज़ की एलोकेशन को आप मेंटेन करो। डिपेंडिंग अपॉन अपकमिंग योर इनकम्स, आप थोड़ा और बढ़ा सकते हो, बिकॉज़ बहुत सारे ऑप्शंस आते रहते हैं, न्यू फंड्स आते रहते हैं। वन मोर थिंग, न्यू फंड ऑफर आता रहेगा। म्यूचुअल फंड में एक बहुत बड़ा टर्मिनोलॉजी होता है, एनएफओ, ₹10 की एनएवी पे लॉन्च होता है। जो बहुत ज़्यादा प्रमोट हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा पैसे ले जाता है मार्केट से। ये सिंपल है। प्लीज़ डोंट गेट ट्रैप्ड टू द प्रमोशन ऑफ एनी फंड। जो कंपनीज़, जो ब्रांड्स जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, वो अपने आप को प्रमोट नहीं करते। उनके इन्वेस्टर उनके साथ लॉयल होते हैं और वो उनके साथ लॉन्ग टर्म रहते हैं। आई कैन सी, आज से पहले निपॉन का एक ग्रोथ फंड है, जो कि एक टाइम पे रिलायंस हुआ करता था। आज अगर उसका एयूएम आप देखेंगे तो इट इज़ वंडरफुल। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, इट हैज़ क्रॉस्ड 1 लाख प्लस एयूएम। एचडीएफसी के कुछ ऐसे फंड्स हैं, एचडीएफसी का टॉप 100 फंड एक टाइम पे पायनियर होता था। डीएसपी जब ब्लैक रॉक के साथ होता था तो डीएसपी ब्लैक रॉक टॉप 100 इक्विटी फंड, ये सारे फंड्स ना पायनियर फंड्स थे इंडस्ट्री के। और जिन लोगों ने वो स्टार्ट किया था, आज भी वो लोग उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। दे आर नॉट लीविंग इट, बिकॉज देयर मे बी ईयर्स जब उन फंड्स ने 15 ना दे के 8% रिटर्न दिया हो, बट उनको जब रैली मिलती है ना, वो 15 को क्रॉस कर जाते हैं। वाह! कितने ब्यूटीफुली आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन की है। तो मुझे एक और चीज़ बताइए, इंडिया में बैठ के कुछ लोगों को बड़ा शौक है कि भाई मेरे को ना यूएस में इन्वेस्ट करना है, मेरे को विदेश में इन्वेस्ट करना है। इंडिया में रह के हम इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं ईज़िली? आजकल तो बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं। आई थिंक आईएनडी मनी करके जी, एक जी, जी, ऐप जी। है, और एक दो। डिस्क्लेमर, अभी इस वीडियो हाँ, में उन्होंने पैसे नो नहीं दिए हैं। स्पॉन्सर्ड। हाँ, तो देंगे तो फिर हम प्रमोट भी करेंगे। जी हाँ। यस, तो वहाँ पे आई थिंक आपको अपना केवाईसी लगा के करना पड़ेगा, और वो आपको वहाँ के फंड्स का एक्सपोज़र दे देंगे। बट हम उनको रिकमेंड अभी अपने हाथ से नहीं करते हैं, क्योंकि हमने खुद टेस्ट नहीं किया है वो। इंडिया में इतनी अच्छी रिटर्न मिल रही है, तो आई डोंट थिंक सो वी नीड टू मूव आउट ऑफ द ग्लोबल होराइज़न। बट येस, डेफिनिटली वी हैव फ्यू फंड्स फ्रॉम मोतीलाल, वी हैव फ्यू फंड्स फ्रॉम मिरई। कुछ मिरई नाम बता दीजिए ताकि हम 2-3 नाम बता दीजिए। हाँ, नैस्डैक 100 करके एक फंड है मोतीलाल का, व्हिच इज़ वन ऑफ माय फेवरेट।
And then we have certain foreign equity funds by Mirai. White Oak is also giving one of the funds, फैंग करके इनका नाम होता है. तो ऐसे करते करते वी हैव ऑप्शंस जिनसे आपको इक्विटी एक्सपोजर. इवन पराग पारेख वाज अंडर स्क्रूटनी फॉर सर्टेन टाइम बिकॉज उन्होंने यूएस का इंटरनेशनल एक्सपोजर जो है ज़्यादा कर बढ़ा दिया दिया था. था। फिर जी। उनको सेबी ने रेगुलेट करके वापस से एक्सपोजर को कम कर दिया, पर आज भी है. दे स्टिल हैव सर्टेन 8% के आसपास उनका भी है. तो ऐसे करके ऑप्शंस ढूंढने पे आएंगे तो गूगल पे ये सब मिलेगा, सब कुछ. अच्छा, मिडिल क्लास का एक डर है। मैंने मैडम का वीडियो देखा, मैंने आज से एसआईपी चालू कर दी। मैं हर महीने 15,000 रुपए डाल रहा हूँ अब एसआईपी पे, क्योंकि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होऊँगा 20 साल बाद। प्रॉब्लम ये है कि मुझे अब ये डर है एक मिडिल क्लास को कि व्हाट इफ जिस म्यूचुअल फंड में मैं 15,000 दे रहा हूँ, वो कल बंद हो गई तो? नहीं हो मेरा पैसा सकती. वेस्ट हो गया तो? नहीं, ये भी क्यों नहीं नहीं. हो सकता वो बताइए? ये भी नहीं हो सकता क्योंकि मतलब उनको अगर, सेफ्टी के लिए आप हाँ, बताइए कि हाँ, कैसे वो बिल्कुल. सेफ रह सकते हैं? पहली बात तो कोई भी एएमसी को इंडिया में अगर फंक्शन करना है, तो सेबी के बहुत स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करते हुए बनना है. फिर उसके बाद आपने सुना होगा कि एक समुद्र में ना छोटी मछली जब तैरना भूल जाती है ना, तो बड़ी मछली आके उसको खा जाती है. तो देयर इंटरेस्टिंग। हैव बीन मर्जर्स जहाँ पे छोटी एएमसीज जिन्होंने मार्केट में आके काम तो किया, बट देन दे आर नॉट एबल टू सस्टेन द करंट रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द ऑडियंस. इन्वेस्टर्स को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं और उनका इन्वेस्टमेंट जो पूल है वो धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है. तो बड़े एएमसीज उनके साथ मर्जर करके वो उनके फोलियोज को मर्ज कर देते हैं. ठीक तो है। आपका जो पैसा है सेफ हैंड्स में ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी आरबीआई एंड सेबी टुगेदर टेक केयर की इन्वेस्टर का. अब इन्वेस्टमेंट बिना पैन कार्ड के नहीं हो सकती, ये तो क्लियर है. आप रजिस्टर्ड हो, पहले होता था एक टाइम पे जब फॉर्म भरा जाता था और कुछ भी भर दो उसमें फॉर्म में, बस करेक्ट। चेक लगता था. अब तो वो सारी बातें खत्म हो गई हैं. अब केवाईसी कंप्लायंस, एनईएफटी मैंडेट, दिस दैट, इतना सब कुछ रेगुलेटेड हो गया है. और कोई भी अगर फंड अपनी आपको मार्केट में लाना चाहता है, उसको पहले अपनी थीम बतानी पड़ेगी, उसको इन्वेस्टमेंट होराइजन बताना पड़ेगा, उसको अपना अपर कैप बताना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, और हर रोज एक फैक्ट शीट उसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड करनी होती है. एवरी क्वार्टर दे हैव टू अंडरगो ऑडिट. तो इतने सारे चेक्स जो हैं ऑलरेडी इन्वेस्टर वेलफेयर के नाम पे ही हैं. तो ओके। फंड कभी बंद नहीं भैया होगा. टेंशन मत लो। आउट परफॉर्म ना करे, अंडर परफॉर्म करे, उसके लिए वी रेकमेंड कि यू शुड रिव्यू योर पोर्टफोलियो एवरी परफेक्ट। नाउ एंड देन. क्वेश्चंस बहुत है, लेकिन अब मैं एक फाइनल क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। 2 क्वेश्चन है, 2 पार्ट है। श्योर. पहला, ये एसएमई का क्रेज लास्ट 3-4 साल में बहुत ज़्यादा आया है। व्हाट इज़ योर व्यू अराउंड दैट? इज़ इट बेटर देन स्मॉल कैप और यू वुड स्टिल प्रेफर स्मॉल कैप एज़ अगेंस्ट एसएमई? व्हाई? दैट इज़ 1। एंड फाइनल क्वेश्चन इसके बाद होगा, आईपीओस पे आपका क्या व्यू है? ओके. सो एसएमईज बेसिकली स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. थोड़ा सा इस यूनिवर्स को मैं डिफरेंटली देखती हूँ, क्योंकि एसएमईज में ना अभी भी बहुत सारे ऐसे बिग प्लेयर्स फ्रंट एंड पे नहीं आ रहे हैं, बट अपने डिफरेंट लोगों को आगे लाके वो उनको लॉन्च करना चाहते हैं बिकॉज दे वांट टू रेगुलेट दैट एरिया. ठीक है। तो वो रेगुलेटेड उतना हाँ, है कि नहीं है. इसका जो स्ट्रिंजेंट वॉच है उसको रेगुलेट करने के लिए अभी मेरे हिसाब से उतना केयरफुलनेस ठीक है, नहीं है मार्केट में. तो ऑन दैट नोट आई वुड से कि स्मॉल कैप गेट्स अ विनिंग ठीक है। वोट अगेंस्ट द एसएमई बिकॉज इट इज स्टिल नॉट रेगुलेटेड. क्योंकि एनबीएफसी से भी लोन मिल जाता है, कहीं से भी पैसा इकट्ठा हो जाता है, आईपीओ के नाम पे पैसा इकट्ठा हो जाता है. तो दिस इज हाउ. अब आते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन पे. आईपीओज, इनिशियल पब्लिक ऑफर. मैंने किसी बहुत ही अच्छे सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से एक चीज़ ये समझी थी कि आईपीओ जब आता है तो उसको देखने के ना कुछ नज़रिए हैं. प्रमोटर वो पैसा ऑफर फॉर सेल के थ्रू ला रहा है या वो कंपनी के ग्रोथ के लिए ला रहा है. तो ये सबसे पहले इंटेंट देखना बहुत ज़रूरी है उस आईपीओ का. अभी जिस समय हम ये बात कर रहे हैं उस समय पे एक आईपीओ जो कि मार्केट में बहुत नॉइज़ क्रिएट कर रहा है, 70,000 करोड़, दिस दैट, उनकी अगर हम पिछले 6-8 महीने की हिस्ट्री उठा के देखें तो उन्होंने कैसे अपने ही इन्वेस्टेड पैसे को विथड्रॉ करके अपनी वर्थ क्रिएट करके अपने लिए कैपिटल रेज करने का एक स्कैम लॉन्च किया है. अब ये स्कैम होता है या रियल टाइम में रिटेलर उनको सपोर्ट करते हैं हमें नहीं पता, बट गेम है एक. हम्म। तो आप उस गेम में हीरो बन के निकलते हो या उसमें ज़ीरो बनते तो हो. ये तो चांस की बात हो गई फिर? इट इज़ बट हाँ, अगर नहीं अच्छी सॉलिड कंपनी है, फाउंडेशन स्ट्रांग है, फाउंडर्स का इंटेंट अच्छा है, वेलफेयर अच्छी है, उस प्रोडक्ट में जान है, आने वाले
दिख तो जाते हैं, ये पता तो चल ही जाता है कि वो सेगमेंट ग्रो करेगा या नहीं करेगा। अगर ये सारे 5-6 पैरामीटर्स ओके है, प्लीज़ गो फॉर आईपीओज़, गॉट क्योंकि इट। आईपीओ वाली प्राइसिंग दोबारा कब मिले यू डोंट नो। ठीक है। पहली बात तो अलॉट भी हो कि नहीं हो ये भी हाँ, नहीं तो ये पता। जाते-जाते आप ये गुरु मंत्र दे दीजिए कि अच्छे आईपीओज़ अलॉट कैसे हों? लेकिन क्योंकि भगवान अलग-अलग लोग पूजा करते हैं, तो भी नहीं हो रहा अलॉटमेंट। आप बताइए अच्छे आईपीओज़ कैसे हों? बड़े सारे, बहुत सारे लोग ट्रिक्स लगाते रहते हैं कि जिस दिन क्लोज़ हो रहा हो उस समय 2 बजे लगा लो, 3 हाँ, बजे लगा लो, ये कर लो, वो कर लो। जेनुइनली ना अगर बिडिंग कंप्यूटराइज़्ड है, तो इट इज़ लक। अगर आपके घर में 4-5 लोग हैं, सबके पास पैन नंबर्स हैं, सबके पास डीमैट अकाउंट्स हैं, सारे अकाउंट से एक-एक रिटेल कैटेगरी में लगाओ ताकि किसी ना किसी का तो लक चलेगा। ठीक है। आई रिकमेंड दैट ऑल्सो कि आपके पास मैक्सिमम हेड्स होने चाहिए। मल्टीपल एक ही पैन नंबर पे मल्टीपल एप्लीकेशंस बिल्कुल मत लगाना। अगर जाए हो सकता है स्क्रूटनी में आए तो दोनों ही ना लगे। ओह! ये भी नहीं करना चाहिए लोगों को। क्यूआईबी और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स में भी होता है। तो ऑनेस्टली मैं तो लक मानती हूँ, क्योंकि मुझे भी 10 में से 4-5 आईपीओ अलॉट हो जाते हैं, 4-5 नहीं होते। जो चाहती हूँ हो, वो ही नहीं होता, जो नहीं चाहती वो हो जाता है। तो ये तो चलता रहता है, बट प्रोबेबली यू आर आल्सो अमंग्स्ट द सेम फ्रेटर्निटी। आप बताएँ कि आपने आईपीओ के लिए कोई ट्रिक लगा रखी है? मेरे को मिलते ही नहीं है तो मैंने लगाना ही छोड़ दिया। जो अच्छा, मेरे को लगाने हाँ, जो चलते मेरे हैं। को काम के लगते हैं। माय माय थ्योरी इज़ कि ऑब्वियसली वो प्राइस नहीं मिलता, लेकिन अगर फंडामेंटली कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग है, हाँ, तो मैं जस्ट लिस्टिंग के बाद भी अगर उस चीज़ इमीडिएटली को हाँ। लेता हूँ, ऑब्वियसली आई विल हैव टू बी रेडी टू बियर द 20-25% प्रॉफिट बुकिंग एंड ऑल इफ आई एम एंटरिंग एट अ लिटिल सब्सटेंशियल वैल्यू, क्योंकि इनिशियल लिस्टिंग गेन्स करके भी लोग निकलेंगे। बट अब उसका भी तरीका निकाला हुआ है कि थोड़ा-सा वेट करो, थोड़ा-सा देखो, लिस्टिंग गेन्स बुक हो जाएँ थोड़ा बहुत येस, दिस एंड इज़ व्हाट आई देन वाज़ अबाउट टू या कम ऐज़ कि जो मुझे नहीं अलॉट होते ना, मैं फिर वो लिस्टिंग गेन्स को कि निकलने के बाद एक बार वो डिप आया, तो फिर हाँ, वहाँ पे वहाँ से आप ले एंटर कर लेते हैं, सकते हो। क्योंकि ऑब्वियसली यू वोंट गेट दैट प्रीमियम जो आपको अलॉटमेंट का मिलना था। लेकिन फिर मैं ये सोचता हूँ कि उसके लिए एक तो पहला बात तो पूरा एक अमाउंट ब्लॉक हो रहा है। वो मिल भी नहीं रहा है, उसका डिसअपॉइंटमेंट अलग। तो डिसअपॉइंटेड होते-होते इतना थक गए कि बोले अब अगर जो पसंद आ रहा है, लेट इट गेट लिस्टेड। लिस्टिंग गेन्स जैसे ही वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, इंस्टीट्यूशनल थोड़ा बहुत जो जिन लोगों को एंकर फंड्स को एग्जिट करना है, ये सारी चीज़ें हल्की-फुल्की जो कर लेते हैं, फिर आई एंटर। बिकॉज़ आप देखो ना डीमार्ट भी था, डीमार्ट तो पता नहीं मेरे ऐरे-गैरे हर आस-पड़ोस वालों को लग गया। मैंने इतने ज़्यादा जगहों से करा, नहीं लगा, नहीं पता नहीं लगा, कैसे। ऐसे लोग थे जिन्हें पहली बार किया उनका लग उनका गया लग गया। एंड दे गॉट अ वेरी गुड लिस्टिंग गेन। बट द पॉइंट इज़ डीमार्ट के अगर लिस्टिंग गेन आपके चले भी गए, उसके बाद भी आपने लिया एंड इफ यू वुड हैव हेल्ड इट फॉर दैट लॉन्ग, यू स्टिल मेड येस, रिटर्न्स, येस, येस। गुड तभी तभी मैंने कहा रिटर्न्स। अगर स्टॉक सॉलिड है ना, तो आईपीओ से लो, डिप के बाद लो या कन्विक्शन से लो। करेक्ट। पोर्टफोलियो में होना चाहिए। एंड 10 आउट ऑफ 8 आईपीओज व्हिच आर कमिंग इन इंडिया, वो मुझे लगता है कि वो ठीक है, फाउंडर की भी गलती नहीं है। दे आर टेकिंग अ कैपिटल रेज़ प्रीमियम। करने का हाँ, मन है। कैपिटल रेज़ कर रहे हैं, प्रीमियम लेना है, इतनी मेहनत करी है, 3-3 साल बिना सैलरी के गए हैं, तो दे वांट कि भाई एक बार में जैकपॉट लगाएँ, तो फाइन। दे वांट टू डाइल्यूट द इक्विटी, दैट्स फाइन, बट ठीक है। बट अब रिटेल वाले के लिए तो ये ऑप्शन भी नहीं रह गए ना, उनकी कैप ही 15,000 रुपए हाँ, की है हो ही, गई है, तो करेक्ट, हाँ, हाँ। 15,000 रुपए में हम कितना ही 15 से 15 ही तो बना लोगे तो हायर वही साइड। पॉइंट है एंड इवन इफ वी 100% आर से ज़्यादा का डूइंग इट तो इन द एचएनआई दिस थिंग जो आप 70,000 हाँ, करोड़ का येस, बोल रहे हो, उसमें आई थिंक तो 2 लाख रुपीस का एचएनआई येस, वाला वो येस, हाँ, कैटेगरी है। हाँ। बट द पॉइंट इज़ कि मैं फर्स्ट डे ओवर सब्सक्राइब्ड है वो। हाँ, फर्स्ट डे सारी होगा सर। कैटेगरीज़ ओवर सब्सक्राइब्ड है। वो तो ठीक है, मर्चेंट बैंकर्स भी क्या करें, उनको तो येस, कराना तो पड़ेगा येस, एट द येस, एंड। एंड हाइप मार्केटिंग तो अच्छी चल ही रही है वैसे भी हर येस। जगह से। बट द पॉइंट इज़ कि आई हैव सीन वेरी लेस रिटेल सेंसिबल पीपल Applying for इन्वेस्ट it, अप्लाइंग yes. I फॉर इट। have not applied. I'm sure you I am must have not not applied. applied. So obviously anybody who goes through my social profiles would Would have understand. understood so far कि वेट करो, इसको हाँ, आने दो बिल्कुल, बिल्कुल, पहले। वेट I करो, know. आने दो and all those things. I was having the same view when there is another ऐप वाला जो आया था उस टाइम पे Hmm. भी which was listed very well, फिर वहाँ से डिप हुआ, फिर Yes. बहुत नीचे जाके then it, so I had a similar view. So let's wait and watch बिल्कुल, कैसा बिल्कुल। ऐसा, because the founder claims कि why we are commanding this valuation is because हम टेक्नोलॉजी कंपनी है। ओह! सो इट टेक इज़ में अपने आप को टेक पोर्ट्रे में, कर हाँ, रहे तो हैं इट इज़ लाइक मेरी अगर रिटेल की दुकान है और मैंने ऐप बना दिया तो मैं एक टेक्नोलॉजी कंपनी हूँ, इट इज़ मोर लाइक दैट। बट आई एम आल्सो नॉट अप्लाइंग। अब लेट्स नो, बट ये रिलीज़ होते तो काफ़ी टाइम लगेगा। हम कौन-सी चीज़ की बात कर रहे थे वो आप लोग गेस कर लेना कमेंट्स में। यस, मतलब मतलब मैं भी देखना चाहूँगा आपकी आँखों की शक्ति कितनी तेज़ है, बट विद बिल्कुल। दैट बी डू कमेंट। एक चीज़ मैं और बिफोर द क्लोज़र एक बिल्कुल, छोटा-सा बिल्कुल, बिल्कुल। बताना चाहूँगी, बिल्कुल। जो बिकॉज़ मैं रिटेल क्लाइंट्स के साथ बहुत टाइम स्पेंड करती हूँ। आजकल ना एसडब्ल्यूपी का बहुत बोलचाल चल रहा है। तो एसडब्ल्यूपी है क्या चीज़? थोड़ा-सा उसको भी हाँ, सिम्प्लीफाई करती हूँ। एसडब्ल्यूपी क्या है बताइए चलिए? सो सिस्टमैटिक विथड्रॉल पैटर्न, इट ठीक इज़ है। का प्लान कह लो, पैटर्न कह लो, उसको कह लो। कहते हैं ना कि
आप बूंद-बूंद से सागर को भरते हो, सागर ऐसे ही बनता है बूंद-बूंद से। एसआईपी वो बूंदें हैं जिससे आपने सागर बनाया और सागर है आपका पोर्टफोलियो। आपने 25-30 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी, जैसे आपने बोला था 10 करोड़ रुपए हमारे 50 की एज तक बन गए। अब 50 की एज पे आपने फाइनेंशियल फ्रीडम अटेन कर ली। किसी की बुक 10 करोड़ की है, किसी की 40 करोड़ की है, किसी की 50 की है। हम 10 करोड़ पे एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो एसडब्ल्यूपी आता है आपके रिटायरमेंट के टाइम पे। दिस इज द ये वहां से ओरिजिनेट हुआ था कॉन्सेप्ट, लेकिन अभी ये बहुत मिससेल हो रहा है, विच इज वाई आई रियली वांट टू शेयर इट विद एवरीवन वाचिंग दिस। सर की फैन फॉलोइंग बहुत स्ट्रांग है, तो शायद ये मैसेज एक कॉमन मैन को मिल जाए। एसडब्ल्यूपी को मिस सेल मत कीजिए, जो लोग इसको सेल कर रहे हैं। एसडब्ल्यूपी उनके लिए है जिनके पास पूल ऑफ फंड्स इकट्ठा हो चुका है। आपका वो पैसा कंजर्वेटिवली इन्वेस्टेड है इक्विटी मार्केट में, जिसमें इक्विटी एक्सपोजर 35-40% ही रखते हैं। बाकी का पैसा डेट में या सिक्योर्ड बॉन्ड्स में रखते हैं, ताकि 6 से 7% की रिटर्न वहां से आए, और जो बचा 40% है वो इक्विटी का 3-4% का एज दे दे। तो प्रैक्टिकली 10 से 12% की रिटर्न उस पोर्टफोलियो पे आ रही है। हम 7 to 8% की एसडब्ल्यूपी लगा देते हैं क्लाइंट के लिए। अब आप अपना जॉब नहीं कर रहे हो, बिजनेस नहीं कर रहे हो, आपके 10 करोड़ रुपए पे अगर आपकी 7% की विड्रॉल है, वो पैसा आपको मंथली फॉर्म में हर महीने 1 तारीख को आपके अकाउंट में आ रहा है। आपकी जो मंथली इनकम थी ना, उसकी नीड को वो फुलफिल कर रहा है। परफेक्ट। सेकेंडली, जो 10 करोड़ रुपए हमने छोड़ रखे हैं मार्केट में, वो 4 से 5% से हर साल ग्रो हो रहा है। और वो जो पैसा है, क्योंकि आज अगर आपको महीने में 3 लाख रुपए आ रहे हैं, अगले साल वो 3 लाख की वैल्यू शायद ढाई रह जाए। तो आने वाले 2 से 3 सालों में इन्फ्लेशन आपके पैसे की वैल्यू को कम कर देगी। आपकी मंथली इनकम की नीड भी बढ़ेगी। आपका 10 करोड़ बढ़ के 15 करोड़ हो गया, और अब आपका जो 7% है वो 15 पे आएगा। तो आपका 3 लाख जो है वो 5 हो गया मंथली वाओ! इनकम। ओके, ओके। आपने इन्फ्लेशन को भी बीट कर बीट दिया। कर लिया, करेक्ट। सो दिस इज कॉल्ड एसडब्ल्यूपी फॉर्मेट। और कभी वाओ! किसी इमरजेंसी में आपको उस 15 करोड़ या 10 करोड़ में से पैसे चाहिए, इट इज अ लिक्विड मनी। ओके, आप 1 करोड़ 2 करोड़ इमरजेंसी में विड्रॉ करना चाहते हो, आप विड्रॉ भी कर सकते हो। तो आपकी मल्टीपल नीड्स का सोल्यूशन है एसडब्ल्यूपी, बट ओनली फॉर द पीपल हु नीड रेगुलर मंथली इनकम। इन्वेस्टमेंट का टूल नहीं है एसडब्ल्यूपी। ये मिसकंसेप्शन है जो मैं यहाँ से ब्रेक करना चाहती हूँ। प्लीज अंडरस्टैंड। मेरे पास 25 साल के 30 साल के बच्चे आते हैं और आके मुझे कहते हैं कि मैम, आपने हमारा एसडब्ल्यूपी करा ही नहीं रखा, सबका है, हमारा क्यों नहीं है? आपकी ज़रूरत नहीं है। एसडब्ल्यूपी जिनके लिए है उनको दे रखा है। ही इज़ अ 60-year-old मैन। ही हैज़ a lot of investment portfolio which he has been creating since 40, and now he's enjoying a monthly income and enjoying travel, tour, family, friends सब, और हर महीने 1 तारीख को पैसा आ रहा है। बस। This is SWP. वाओ! ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड व्हाट एसडब्ल्यूपी इज़। क्विक लास्ट वन लाइन क्वेश्चन, जो भी पहले आपके माइंड में आ जाए। व्हेन डू वी सी निफ्टी 40,000? व्हिच ईयर एप्रॉक्स? 28-29। मैं दैट अपने ऑप्टिमिज्म हाँ, पे हाँ, आप वो तो ये मैनिफेस्ट तो कर ही हाँ, सकती ये हूँ। बिल्कुल बढ़िया वाला ऑप्टिमिज्म दिख रहा है एंड इवन आई होप, क्योंकि हम सबके पोर्टफोलियो उस हिसाब से Yes, बढ़ेंगे। yes, yes. सो इट वाज़ अमेजिंग कन्वर्सिंग विद यू गरिमा जी। थैंक यू Thank सो you. Thank you मच so much. एंड गाइस आई होप आपको भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मिलेंगे। हम 100% श्योर आपको मिली होगी। इफ यू वांट दैट आई शुड ब्रिंग बैक गरिमा जी ऑन द चैनल, कमेंट्स में पार्ट 2 ज़रूर लिख दीजिएगा एंड फिर मिलेंगे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग। थैंक यू। Thank you. Thank you so much.